नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि यह वीडियो मैं उन छात्रों के लिए लेकर के आया हूं जिन्होंने कॉलेज में बीए में अपने पॉलिटिकल साइंस को माइनर सब्जेक्ट के रूप में रखा है। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पॉलिटिकल साइंस को मेजर और माइनर दोनों रूप में रखा जा सकता है। तो जिन छात्रों ने इसे माइनर के रूप में रखा है तो उन्हें 75 क्वेश्चंस 75 मार्क्स के जो होंगे 2 घंटे में उसका पेपर देना होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ये इंडियन नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि पिछले वर्ष कैसा पेपर आया था और आपकी तैयारी भी मजबूत होगी और आपको ये आइडिया लग जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान दिया गया है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। पांचवा प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो आप लोगों को पता है कि यह जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ? भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, दोनों। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। यह यूके की संसद से प्रेरित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यह भाग 4 के का में 51 का में वर्णित है। अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह मौलिक संविधान में नहीं था। जब भारतीय संविधान बना तब मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान उसमें नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 10वां प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अनुच्छेद 11 में दोस्तों, जब 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था उस समय संसद को नागरिकता से जुड़े मामलों में कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने का अधिकार मिला था और वह जो है अनुच्छेद 11 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 में आप लोगों को पता होगा कि राज्य के संबंध में कुछ परिभाषा संबंधी जानकारियां दी गई हैं। और अनुच्छेद 20 एग्जाम में बहुत पूछता है, ये भी जो है मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण की का प्रावधान है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत रखा गया है। 11वां प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा जो दोस्तों, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत रखी गई है और संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। संसद में आप लोग जान ही रहे हैं कि राष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है। और राज्यसभा का जो प्रावधान है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत रखा गया है। अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है। उन 245 में से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि जो क्षेत्र के ज्ञानवान और अनुभवी लोग हैं उनको राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो 11वां प्रश्न फिर से समझेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
14 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। जो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 56 के खंड 2 में वर्णन किया गया है। यदि राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जाता है तो महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 15वां प्रश्न देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, 15वां प्रश्न है हमारा, भारतीय राज्यों को संसद में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो भारतीय राज्यों को संसद में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जो भी संसदीय सीटें का निर्धारण होता है वह जनसंख्या के आधार पर होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है उसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को क्या योग्यताएं रखनी है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 58 में किया गया है। पहली बात तो भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की पूरी योग्यता रखते हैं। और एक प्रावधान है कि वह भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद पर धारण न करते हों। तो इसलिए जो है ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने का जो है मौलिक कर्तव्य में वर्णन है। राष्ट्रपति ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ऐसा वर्णन किया गया है। उपयुक्त आपको सभी। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया कि ये मूल संविधान में नहीं थे, जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था तब ये नहीं थे। फिर जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन को 2002 को 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मुझे याद आ गया, मैंने आपको बता दिया। पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में रक्षा किस सूची का विषय है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इस संघ सूची के विषय को संसद में ही जो है कानून बनाया जाता है या केंद्र सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में जो है 12 अनुसूचियां। जो 9वीं अनुसूची है पहले संविधान संशोधन से, 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन से, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से, और जो 12वीं अनुसूची है उसे 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। और दूसरी बात यह कि जो 7वीं अनुसूची है उसी में जो है इन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान के केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का बंटवारा करती है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और ये रिवर्स चलता है, और ये जो है अपना जो है अध्यक्ष को देता है त्यागपत्र। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21वां प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वह जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़। दोस्तों थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 75 क्वेश्चन है और पूरा नहीं होता है। इससे पहले मैंने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने 1 घंटे का समय लग गया, उसमें 100 क्वेश्चन थे। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँ, और आप लोग जो है इतने समझदार हैं कि आपने इसको जो है विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा। मैं यहाँ क्विक रिविजन करा रहा हूँ आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 22वां प्रश्न के अनुसार जो है
जो इसमें ऑप्शन दिए हैं तो 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि लोकसभा का कोई सदस्य है वह प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसके लिए जो है कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा की जो न्यूनतम आयु है सदस्य की वह 30 वर्ष है। तो यदि राज्यसभा का कोई सदस्य बनता है तो उसको 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ऑप्शंस के अनुसार जो है ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा अनुच्छेद 75 के भाग 3 या खंड 3 में कहा गया है। पहले मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 75 के खंड 3 में वर्णन है कि जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद कभी भी राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसकी न्यूनतम आयु मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है व्यक्ति। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, या कभी भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसा वर्णन अनुच्छेद 83 के खंड 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? फिर वही प्रश्न आया, राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ है। ऑप्शन आपका ए वाला सही है। ये भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। यदि एग्जाम में आता है कि उपराष्ट्रपति कौन है तो आप लोग लगा दीजिएगा। 26वां प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो भारतीय संसद में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। यह अनुच्छेद 79 में वर्णित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द 3 शब्द जोड़े गए थे। यदि मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करूं तो पहले तो मैं ऑप्शन ए वाला बता देता हूं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एक सेकंड, राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 न्याय है इसमें, सामाजिक न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय हैं। और जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिनमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और 2 प्रकार की समानताएं दी गई हैं, प्रतिष्ठा, अवसर। तो इसे याद रखिएगा कि 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समानताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिसे हम ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, इसको जो है इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 29वां प्रश्न देखते हैं। एक सेकंड, हाँ 29वां प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत का जो मूल संविधान है जब बनकर यह तैयार हुआ था तो उस समय जो है, एक सेकंड दोस्तों, कर्सर काम नहीं कर रहा है। हाँ 395 अनुच्छेद थे उस समय। इसमें भाग 22 थे, 22 भाग थे और जो है 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 अनुसूचियाँ जुड़ी। मैंने आपको बताया था पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जुड़ी, 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जुड़ी जो दल बदल से संबंधित। फिर जो है 73वां संविधान संशोधन आया, 11वीं अनुसूची जुड़ी। फिर 74वां संविधान संशोधन आया जो 12वीं अनुसूची जुड़ी थी। तो इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को दोस्तों 22 भागों में बांटा गया है। एक सेकंड दोस्तों, काम नहीं कर रहा है लग रहा है कर्सर। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, 22 भागों में। एक सेकंड दोस्तों, इसको जो है हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो भारतीय संविधान में पहली बार स्थानीय स्वशासन की बात है, स्थानीय स्वशासन की जो बात है, यह 1882 में
लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी, लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। और उन्होंने जो है इसे मैग्ना कार्टा कहा था, उनके जो स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को, जब प्रधानमंत्री जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में इसका शुभारंभ किया, नागौर जिले में इसका शुभारंभ किया था। और इसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 को इसे जो है इन्होंने आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की थी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 का खंड 4 है, उसमें पंचायत के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। विधानसभा के लिए जैसे मैंने बताया कि विधानसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और यहाँ जो है पंचायत सदस्य होने के लिए 21 वर्ष, और जो वोट करने की न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। इसे जो है आप लोग याद रखिएगा कि इतनी उम्र होनी चाहिए, तभी जो है ये चीज़ें आपको जो है मिलेंगी। और जो आपका प्रश्न था किस आधार पर जो है यह गठित हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, तो यह बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट पर 1957 में जो आया था, इसके आधार पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसको जो है मैं बहुत लंबा नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था, उसको भी पढ़ लीजिएगा। वो भी जो है पंचायती राज से संबंधित है, क्योंकि उसमें उसके द्वारा भाग 9 में पंचायत उपखंड जोड़ा गया था, तथा अनुसूची 11 भी जो है इसी से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो नए राज्यों के गठन की शक्ति दोस्तों संसद में निहित होती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। एक सेकंड, दोस्तों, ये चल नहीं रहा है पैड हमारा। एक सेकंड, 35 का ए वाला सही होगा। जो है भारतीय नए राज्यों के गठन की शक्ति दोस्तों संसद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक सेकंड, हाँ 34वां प्रश्न हमारा हो गया। ये 35वां प्रश्न, हाँ 35वां प्रश्न भी हो गया। 36वां प्रश्न है हमारा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। दोस्तों भाषाई आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ था वह आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। उसके बाद में एक आयोग की स्थापना हुई थी। उस आधार पर जो फजली अली आयोग उसको कहते हैं, उस आधार पर जो है 1956 में 1 नवंबर को नए राज्यों का गठन हुआ, जिसमें जो है 14, उस समय जो है 14 राज्य, 14 स्टेट और 6 जो है यूटीज बनाई गई थी, संयुक्त शासित राज्य बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस समय जो है मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा असुविधा आप लोगों को हो रही होगी। 37वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो जो बच्चों के शोषण से विरुद्ध मौलिक अधिकार है, पहले तो मैं बता देता हूं कि जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है यह 23 और 24 में है। लेकिन यदि जो है बच्चों के विरुद्ध शोषण के अधिकार की बात होगी तो वह अनुच्छेद 24 में होगा। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों जैसे खतरनाक जगहों पर काम नहीं कराया जा सकता। और जो 23वां अनुच्छेद है वो भी जो है कहता है कि किसी से भी आप किसी की तस्करी नहीं कर सकते या किसी से जबरन आप कार्य नहीं करा सकते हैं। तो ये दोनों जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, लेकिन जो बच्चों से संबंधित है वह 24वां है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 256 दोस्तों जो है थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि मतलब जो राज्य की कार्यपालिका है वो अपनी शक्तियों का इस तरह से इस्तेमाल करे कि जो संघ के द्वारा कानून बनाए गए हैं और या जो पहले से मौजूदा कानून है उनका जो है पालन सुनिश्चित हो सके, उनमें किसी तरह की बाधा ना आए।
तो ऐसा वर्णन अनुच्छेद 256 में किया गया है। अनुच्छेद 32 में मैंने बताया था आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये जो है अपने अधिकार के लोग आप के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट भी जारी करता है इसके जो है अधीन। अनुच्छेद 51 में आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 51 का में आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य 11 जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2005 में पारित किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 में। 12 अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के विधायी संबंधों को बताया गया है? दोस्तों कर्सर मेरा थोड़ा सा चल नहीं रहा है अब भारत, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो भारतीय संविधान का जो 11वां, हाँ ये चला अभी। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के विधायी संबंध दिए गए हैं? तो जो भाग 11 है उसमें केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है। यह जो है अनुच्छेद 245 से 255 में वर्णित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। भाग 2 में आप लोगों को पता है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वर्णित हैं। यदि 4 का की बात करें तो 4 का में जो है आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 51 का में। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। उपयुक्त तो सभी सही होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वां प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? या 2020 में खत्म हो रहा था दोस्तों, तो इसे जो है 2030 1 जनवरी 2030 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2030 तक यह बढ़ाया गया है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, एससी और एसटी के आरक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो जो भारत का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है, ये जो है जीएसटी का प्रावधान करता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 42वां संविधान संशोधन आपको पता है कि जो 1976 में आया था, इसके अनुसार भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जुड़े थे। इसके अलावा भाग का 4 के 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। उसके बाद जो कि सवर्ण समिति पर आधारित है। उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां अनुच्छेद 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा। ये जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा जो है सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा मिला था। भारत में पूरी तरह से यह सम्मिलित हो गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को आपको याद होगा। इसके अनुसार भाग 9 जोड़ा गया था और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, जिसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय संकलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम सही नहीं चल रहा है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि हाँ ये 75% पूरे ही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को बताया गया है? तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 10 है, जिसे जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में मैं बता चुका हूँ आपको, जोड़ा गया था। इसमें दल बदल विरोधी कानूनों को संकलित किया गया है। जो हमारी अनुसूची छठी है, इसमें असम, याद कर लीजिएगा, लिखने में जो है पूरा खराब हो जा रहा है फिर। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 में आप लोग जान रहे हैं कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते
और पेंशन संबंधी जो है चीज़ें जोड़ी गई हैं। जो हमारी 5वीं अनुसूची है उसमें विभिन्न क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है, आप लोगों को पता ही होगा। तो 44वें संविधान संशोधन भारतीय 44वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो अनुसूची 10 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला सही है। 75 में अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46वां प्रश्न है, लोकसभा कोरम कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा कोरम की कुल सदस्य संख्या 1/10 होती है। यह जो है 10वां हिस्सा होती है, सदन की 10वां हिस्सा होती है। यदि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या मान लीजिए 545 है मैक्सिमम संख्या, तो कम से कम जो है सदन में 55 सदस्य उपस्थित होने जरूरी हैं कोरम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर हमेशा जो है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। डी वाला और निम्नलिखित में से 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रीय दल कौन सा है? तो कांग्रेस आपको पता है राष्ट्रीय दल है, भाजपा राष्ट्रीय दल है, और जो आम आदमी पार्टी है दोस्तों ये भी जो है 10 अप्रैल 2023 को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। उस समय आपको पता होगा कि जो टीएमसी है, एनसीपी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इनको राष्ट्रीय दर्जा खोना पड़ा था अपना, तो उस समय जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था। तो इस हिसाब से जो है समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, 15 है और 16 है, ये तीनों मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का वर्णन है। तो ये सभी तो हमारे मौलिक अधिकारों से आते हैं, मूल अधिकार जो हमारे हैं, ठीक है। तो भिन्न कौन सा होगा? डी वाला होगा। अब 356 में क्या है दोस्तों? 356 में संवैधानिक तंत्र यदि राज्य में विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, तो ये आपातकाल से संबंधित है। इसके अतिरिक्त 352 जो है ये भी आपातकाल से संबंधित है। इसमें आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण जैसे जो है दिए गए हैं प्रावधान, इस पर भी आपातकाल घोषित करता है राष्ट्रपति। फिर एक और है 360, इसमें जो है यदि वित्तीय स्थिरता आती है, साख को खतरा होता है, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। तो ये तीनों जो है 356, 352, 360 ये आपातकाल से संबंधित है, जबकि तीनों ऊपर वाले जो है मौलिक अधिकार थे। तो भिन्न जो है डी वाला था, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में जाहिर सी बात है हमारा संविधान सर्वोच्च होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। नीचे आते हैं, एक सेकंड, हाँ 51वां प्रश्न है, भारत के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भारतीय संविधान जो नीति आयोग है, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बना है और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, दोस्तों मेरा कर्सर सही नहीं चल रहा है, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और योजना आयोग के स्थान पर जो है इसे 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसका जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस समय सीईओ कौन है? तो इस समय सीईओ BVR सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम जी, VVR सुब्रमण्यम जी हैं। ये कभी कभी चलता है कर्सर, कभी कभी नहीं चलता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 52वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विधान मंडल में कितने सदन हैं? उत्तर प्रदेश का जो विधान मंडल है उसमें 2 सदन है, द्विसदनीय है। तो हम लोग ऊपर देख लेते हैं, विधानमंडल में 2 सदन है। एक तो हो गई आपकी विधानसभा
जिसमें जो है मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं। इस समय जो है 500 सदस्य हो सकते हैं, इसमें इस समय 403 सदस्य हैं। और एक है आपकी विधान परिषद, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। तो इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें विधानसभा होती है जिसकी 403 सीटें हैं, और एक होती है विधान परिषद जिसमें जो है 100 सीटें निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य विधानसभा के लिए स्वीकृत अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? अभी मैं बता रहा था आपको कि अधिकतम जो है 500 सीटें हो सकती हैं और न्यूनतम जो है 60 सीटें हो सकती है। 3 राज्यों को मैंने बताया था आपको कि गोवा, मिजोरम में जो है 40-40 सीटें हैं और सिक्किम में 32 सीट हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, 54 नंबर का प्रश्न है, राज्य के उपराज्यपाल की, एक सेकंड, हाँ, राज्य के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के उपराज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन आपका डी होगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में राज्यपाल के नियुक्त की गई राज्यपाल के रूप में नियुक्त हेतु कितनी आयु न्यूनतम होनी चाहिए? दोस्तों, जो 35 वर्ष लिखा हुआ है ऑप्शन सी सही होगा, न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 56%। दोस्तों जल्दी खत्म करूंगा अब मैं, क्योंकि जो है चल नहीं रहा है सिस्टम सही से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होती है? तो यह जो है 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 58वां प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान को मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो सुप्रीम कोर्ट ने, इसका जो फैसला था वह 24 अप्रैल 1973 को दिया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 24 अप्रैल 1973 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? तो राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय है, ये स्टेट की बात कर रहा है, तो हाई कोर्ट होता है, आप लोगों को पता है, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60वां प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए वाला सही होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये मैंने बताया था कि आपको कि भारतीय संविधान में कुल जो है 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से आई थी। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से आई थी। 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन से आई थी और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से आई थी। भारत में मतदान की आयु कितनी है? मतदान की आयु 18 वर्ष है। 63वां प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। हाँ, तो जो वित्त आयोग की बात है वह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, वित्त आयोग की गठन की बात अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई है। नीति आयोग अभी मैं बता रहा था आपको, यह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका जो हिंदी रूपांतरण होता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है यह 31 जनवरी 1992 को किया गया था। इसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था 1990, उसके तहत में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, 64 नंबर का प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य होता है मतदाता सूचियां तैयार करना, विभिन्न राज्यों के दलों को मान्यता प्रदान करना, राज्य विधानसभा के चुनाव करवाना। उपयुक्त सभी सही होगा। 65वां प्रश्न है, केंद्र और राज्य व्यवस्थापिका दोनों किस सूची के अंतर्गत आते हैं? केंद्र और राज्य व्यवस्थापिका, तो यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि इन सारे प्रश्नों को मैंने विस्तार से पहले बताया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1885 को की थी, दिसंबर में। किसने की थी? तो इसको किया था स्थापित एलन ऑक्टेवियन
ह्यूम द्वारा किया गया था, जिसे जो है हम लोग शॉर्ट में A.O. ह्यूम भी कहते हैं। A.O. ह्यूम कहा जाता है शॉर्ट में। इन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में की थी। 28 दिसंबर 1885 याद रखिएगा, तिथि पूछता नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, दो एग्जाम में दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं। कहाँ गया? हाँ, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। सॉरी दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 सही होगा। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। मेरा कर्सर सही नहीं चल रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। कहीं कहीं आपको जो है 12 मार्च 1930 भी देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसको मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। लेकिन ऑप्शन में जो है जो 6 अप्रैल 1930 है, ये सही होगा। हाँ, एक सेकंड। 68वां प्रश्न आपका देखते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया था? यह जो असहयोग आंदोलन है, यह सितंबर 1920 को प्रारंभ तो हुआ, लेकिन ये जो है स्थगित क्यों किया गया? तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था, उसकी घटना के कारण जो है महात्मा गांधी दुखी हो गए थे, इसलिए जो है इन्होंने स्थगित कर दिया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 69वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो मैंने बताया था कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जी थे। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, A.U. ह्यूम। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, एक सेकंड, इसकी स्थापना शायद, हाँ, इसकी स्थापना 30 दिसंबर शायद जो है 1906 में ही हुई थी। ऑप्शन ए वाला ही सही होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मुझे जहाँ तक ख्याल आ रहा है यही वाला सही है, कन्फर्म हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसकी स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 को ही याद आ रहा है मुझे, हुई थी। ऑप्शन ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 71वां प्रश्न। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, आपको जान रहे होंगे, ये प्रथम थे। और जो वर्तमान है राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 72वां प्रश्न है आपका कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किस देश का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था जो है, तो उसके बाद में पूरे देश में बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो इसके विरोध के पश्चात 12 दिसंबर 1911 को जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, इसने जो है इसे वापस ले लिया था, इसके विभाजन को रद्द कर दिया था। फिर से मैं समझा देता हूँ। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में तो बंगाल के विभाजन की बात की, लेकिन बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हो गया इसके विरोध में कि हाँ जो है बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो जो है 12 दिसंबर 1911 को रद्द करना पड़ा। उस समय जो है भारत में कौन था शासक? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर की थी। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। इसे भी जो है आप लोग याद रखिएगा, 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर के रहूँगा, किसने कहा? तो इसे जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने, कहा गया, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आखिरी प्रश्न है, क्योंकि मेरा कर्सर रुक भी गया है। कांग्रेस द्वारा स्वशासन के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, उस समय जो है स्वराज या स्वशासन या स्वराज की बात कही गई थी। और उस समय जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो दोस्तों ये थे पॉलिटिकल साइंस के जो 75 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए माइनर सब्जेक्ट्स के लिए। इसको एक बार और देख लीजिएगा, सिस्टम सही नहीं चल रहा है, प्रश्न भी खत्म हो गए हैं। इसी तरह की वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।